गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं कंचन। आप लोगों का स्वागत है यूट्यूब चैनल ऋषभ क्लासेस में। मैं आप लोगों के लिए कुछ न्यू अपडेट लेकर आया हूं। अगर आप लोग 10th बोर्ड का एग्ज़ाम देने वाले हैं, इस बार फाइनल एग्ज़ाम देने वाले हैं, तो आप लोगों के लिए मैं 2024 का मॉडल पेपर 2024 का लाया हूं, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो साथ में ये जो मॉडल पेपर डाला गया है इंटरनेट पे भी, ये मॉडल पेपर को जरूर तैयार करके जाए। और इसी मॉडल पेपर से रिलेटेड मैं आपको कुछ क्वेश्चंस बताने वाला हूं आज, ठीक है। और इसी क्वेश्चन में टोटल हम लोग का जो क्वेश्चंस है वो यहाँ पे दिया गया है, टोटल 51 क्वेश्चंस में एक ही आपका क्वेश्चन पेपर होगा, लेकिन उसमें दो पैटर्न होगा। एक जो है आपका एमसीक्यू, जिसको हम लोग ऑब्जेक्टिव प्रश्न बोलेंगे, यानी क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 30 तक ये ऑब्जेक्टिव प्रश्न होगा। और सब्जेक्टिव प्रश्न में जो है हम लोग का क्वेश्चन नंबर 31 से लेकर क्वेश्चन नंबर 51 तक होगा, यानी ये 1 मार्क्स का है। और ये जो है 2 मार्क्स का, 3 मार्क्स का, 4 मार्क्स का, 5 मार्क्स, यानी इसी तरह से ये है। तो टोटल जो है हम लोग का, यानी सब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव दोनों मिलाकर टोटल 80 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगर आप लोग इस साल एग्जाम देने वाले हैं तो अच्छे से तैयारी कीजिएगा, अपने इंस्टीट्यूट में, कोचिंग में, स्कूल में, अपने घर में, है ना, यूट्यूब से भी। लेकिन जो है ये मॉडल पेपर जरूर पढ़ के जाइएगा, क्योंकि ये मॉडल पेपर जारी होने के बाद इसी टाइप का पैटर्न का क्वेश्चंस आपके फाइनल एग्जाम्स में आएंगे। तो इसलिए मैं आपके लिए जो है ये क्वेश्चन लेकर आया हूं, जो 31 क्वेश्चन नंबर से मैं यहाँ पे बताने वाला हूं आपको, जो सब्जेक्टिव में पूछा जाएगा। क्योंकि ऑब्जेक्टिव प्रश्न आप तो कर लोगे, लेकिन सब्जेक्टिव प्रश्न को मैं आपको आज बताने जा रहा हूं। तो कृपया यहाँ पे देखें, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 31 बताया जा रहा कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 का HCF और LCM ज्ञात करें। अब हम लोग क्या करेंगे, 96 और 404 का HCF और LCM निकालना। कौन सा विधि से? अभाज्य गुणनखंड विधि से, जो हम लोग बचपन से सीखते आ रहे हैं दोस्तों। यहाँ पे 96 है, तो हम लोग सबसे पहले 96 को फैक्टर कर लेंगे, यानी तोड़ लेंगे। 2 का टेबल से तोड़ेंगे 48 बार में, 2 का टेबल से तोड़ेंगे 24 बार में, 2 का टेबल में तोड़ेंगे यानी ये 12 बार में, 2 का टेबल में ये तोड़ेंगे 6 बार में, 2 का टेबल में तोड़ेंगे 3 बार में, और 3 का टेबल 1 बार में। अब हम लोग तोड़ते किसको? 404 को। दोस्तों पेशेंस रखिए, कहीं जाना नहीं है, बस लगातार देखते रहिए, वीडियो आपको समझ में भी आएगा और आप कुछ सीख के भी जाइएगा। बस ध्यान से आपको देखते रहना। 404 है तो यहाँ 2 का टेबल से यहाँ भी लगाते हैं हम लोग। सबसे पहले 2 2 जा 4 0, यानी 2 2 जा 4। 2 का टेबल 1 बार में, 0 बार में, और ये 1 बार में। अब ये आगे लगेगा नहीं, इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, इसको 101 को एक बार में लगा देंगे। अब हम लोग देखिए, इसको फैक्टर तो कर लिए, लेकिन सबसे पहले हम लोग इसको अच्छे से लिख लेते हैं। यानी 96 को जो है यहाँ पे लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 और इंटू 2, यानी 5 टाइम्स, यानी 5 बार। 1 2 3 4 5, 5 बार इसको लिख लिए दोस्तों। उसके बाद एक बार हमें लिखना था 3। अब आगे आते हैं, यहाँ पे हम लोग का है 404 को हम लोग लिखेंगे 2 इंटू 101। चलिए, हम लोग का 404 को भी फैक्टर कर लिए, 96 को भी फैक्टर कर लिए दोस्तों। अब हम लोग को यहाँ पे बता रहा था कि हम लोग को निकालना है HCF और LCM। HCF और LCM हम लोग बचपन में HCF यही सीखे कि अलग अलग लगाएंगे, LCM में क्या करते थे, दोनों को साथ में लगाते थे। बट यहाँ पे ऐसा करना नहीं है। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा हम लोग क्लास 10th में है, तो थोड़ा सा यहाँ पे अलग करना। बस 96 को फैक्टर किए, 404 को फैक्टर किए। अब हम लोग को जो है 96 और 404 का HCF हम लोग यहाँ देखेंगे। HCF किसका किसका? 96 404 का HCF देखेंगे। तो HCF दोस्तों याद रखिएगा, HCF जो दोनों में कॉमन आता है, और जो दोनों में कॉमन आता बस वही HCF होता है। यानी यहाँ पे 2 है, यहाँ पे देखिए दोस्तों 2 है, एक 2 आ जाएगा। यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, तो एक 2 निकल जाएगा। यानी कि यहाँ पे 101 है, जबकि यहाँ पे 101 कहीं भी नहीं है दोस्तों। यहाँ पे 2 2 2 यानी 3 टाइम्स है, 3 बार है। यहाँ पे और है ही नहीं, 3 भी नहीं है। इसका मतलब यह है कि यहाँ पे 2 और 2 मैच किया तो एक निकल गया, यहाँ भी 2 2 मैच किया कॉमन, तो यहाँ पे एक निकला। इसका अर्थ यह है कि HCF हमारा 4 आएगा, यानी कि 96 और 404 का HCF कितना होगा? 4। अब हम लोग आगे निकालते हैं LCM, यानी कि 96 और 404 का हम लोग क्या निकालेंगे दोस्तों? LCM।
क्या निकालेंगे? एलसीएम। तो एलसीएम में हम लोग ऐसा करते हैं, जो जो हम लोग का यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है, यानी जो अधिकतम बार आता है, अधिकतम बार यानी कि देखिए 96 में अधिकतम दो जो है वो 5 बार आया, यानी इसको लिख लेते हैं पहले 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी 5 बार, 1 2 3 4 5। उसके बाद यहाँ 5 बार था, यहाँ 2 बार था, तो अधिकतम जो है उसको लिख देंगे। लेकिन जो हम लोग का कॉमन नहीं आएगा, मतलब मैच नहीं करेगा, जो एक्स्ट्रा है उसको भी साथ में लिखना है। जैसे यहाँ पे 3 एक्स्ट्रा है तो इसको भी लिखना है। जैसे यहाँ पे देखिए 101 एक्स्ट्रा है तो इसको भी लिखना। अब हम लोग क्या करेंगे, सबको मल्टीप्लाई करेंगे। सबको मल्टीप्लाई करने पर आएगा 96। इसका मतलब ये, इसको मल्टीप्लाई अगर आप करते हैं 9696 आएगा। यही हमारा होगा 96 और 404 का एलसीएम, और ये होगा 96 404 का एचसीएफ। तो आशा करता हूं कि आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए, वह द्विघात बहुपद ज्ञात करें जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः -3 और 2 है ना। क्वेश्चन में है कि वह द्विघात बहुपद ज्ञात करें जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः कितना है? -3 और 2 है। तो हम लोग का यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हम लोग का यहाँ पे बोल सकते हैं कि शून्यक या कोई है नहीं, तो मान लेते सबसे पहले कि माना कि दो शून्यक, माना कि 2 शून्यक इक्वल टू कौन कौन है? अल्फा और बीटा। अल्फा और कौन है दोस्तों? बीटा। हम लोग मान लिए 2 शून्यक, यानी माना कि 2 शून्यक इक्वल टू कौन? अल्फा और बीटा। अब देखिए, शून्यक तो हम लोग मान लिए, लेकिन क्वेश्चन बोला कि वह द्विघात बहुपद ज्ञात करें जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल, यानी एक बार शून्यकों का योग करना है, दूसरी बार शून्यकों का गुणनफल करना। पहली बार शून्यकों का योग तथा दूसरी बार शून्यकों का गुणनफल। तो आइए हम लोग शून्यक जो है, अब ये नहीं लिखेंगे, ये शून्य को नहीं लिखना, शून्य के बदले में हम लोग 2 माने हैं उसे लिखना। यानी कि पहले जो बोला शून्यकों का योग बोला था अल्फा प्लस बीटा, हम लोग ये लिख लेंगे। 2 शून्य था, दोनों शून्यकों का योग बोल रहा था तो अल्फा प्लस बीटा, यानी शून्यकों का योग कर लिए। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ेंगे तो शून्यकों का योग करने पर जो हम लोग का पहला नंबर दिया हुआ है -3, उसे हम लोग लिखेंगे, और ये एक फॉर्मूला बन जाएगा दोस्तों, -b/a, एक फॉर्मूला है। जैसे अल्फा प्लस बीटा यानी शून्यकों का योग कर लिए, अब हम लोग को करना पड़ेगा दोस्तों शून्यकों का गुणनफल। क्या करना पड़ेगा? शून्यकों का गुणनफल। तो शून्यकों का गुणनफल में हम लोग दूसरे नंबर को लेंगे जो यहाँ पे बचा हुआ था। पहला शून्यकों का योग में -3 फर्स्ट नंबर, दूसरे नंबर पे शून्यकों का गुणनफल पे जो हम लोग का सेकेंड नंबर था वो ले लिए। अब देखिए ये फॉर्मूला होगा c/a। क्या होगा दोस्तों? c/a। यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब a की जगह हम लोग 1 ले लेते हैं, इसलिए b का मान दिया हुआ, c का मान दिया हुआ, जबकि यहाँ पे a का मान हम लोग का कुछ नहीं है, तो हम लोग अपने से डिवाइड में मान लेते हैं। ठीक है दोस्तों, a का मान 1 हो गया, यानी यहां से लीजिए या तो यहां से, बात बराबर है। c का मान हो गया 2 और b का मान हो गया -3। अब हम लोग देखेंगे कि द्विघात बहुपद का जो समीकरण है एक्चुअली वो क्या होता है। इससे पहले देखिए हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं कि सिंस, यानी चूंकि a बराबर हम लोग का क्या आया, तो a बराबर आया 1, b बराबर हम लोग का क्या आया, तो माइनस माइनस को कट कर देंगे तो b का मान आ जाएगा 3, c का मान कितना हो जाएगा दोस्तों? 2। एक बार और देख लीजिए, a का मान 1, चाहिए तो यहां से लीजिए या तो यहां से। a का मान 1, b का मान हो जाएगा 3, और यहाँ पे जो c का मान है यानी c का मान हो जाएगा 2। अब द्विघात बहुपद का समीकरण हम लोग लिखते हैं, तो द्विघात बहुपद का समीकरण होगा ax² + bx + c = 0। क्या होगा दोस्तों? ax² + bx + c = 0। अगर आप लोग इस चैप्टर को पढ़े होंगे तो जाहिर सा बात है कि बहुत जल्द समझ में आसानी से आ गई होगी, और जो पहली बार देख रहे होंगे उसे थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, लेकिन गौर से देखिए तो समझ में बिल्कुल भी आ जाएगा। ax² + bx + c = 0, ये जो है द्विघात बहुपद का एक समीकरण है। अब हम लोग क्या करेंगे, इस पे पुट करेंगे। a था तो a की जगह कितना 1 है, तो 1 पुट कर देंगे। x² का x² प्लस का प्लस, या b है तो b की जगह पुट कर देंगे 3, x का x प्लस c, तो c की जगह हो जाएगा 2 = 0। ये हमारा होगा आंसर। मैथ आप लोगों को कैसा लगा या मैं कैसे पढ़ाता हूं आप लोग जरूर बताइएगा कमेंट में, और आप अगर नए हैं तो प्लीज जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक एंड कमेंट कीजिएगा, और इसी तरह मेरे साथ बने रहे। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको मॉडल पेपर का नेक्स्ट क्वेश्चन बताते रहूंगा, न्यू अपडेट देते रहूंगा, क्योंकि 2024 में जो आने वाला क्वेश्चन है मॉडल पेपर से, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसे प्लीज आप रिवीजन करके जाए
और अगर कुछ उस तरह से प्रॉब्लम होता है तो आप कमेंट में जरूर बताएं और मेरे साथ लगे रहें ताकि मैं आपको अगला वीडियो और जल्द से जल्द दे सकूं। थैंक यू। क्वेश्चन नंबर 31 हो गया दोस्तों, 32 भी हो गया। अब हम लोग 33 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 में यहाँ पे दे रहा कि मान ले ट्रायंगल एबीसी यानी त्रिभुज एबीसी समरूप है त्रिभुज डीईएफ का, यानी ट्रायंगल एबीसी जो है ट्रायंगल डीईएफ का क्या है, समरूप है और इनके क्षेत्रफल क्रमशः 64 सेंटीमीटर स्क्वायर और 121 यानी 121 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ। ट्रायंगल एबीसी जो त्रिभुज एबीसी है इसका एरिया दिया हुआ यानी क्षेत्रफल दिया हुआ 64 सेंटीमीटर स्क्वायर और त्रिभुज डीईएफ इसका क्षेत्रफल दिया हुआ 121 यानी 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे हम लोग को करना क्या दोस्तों, क्या निकालना, यदि EF इक्वल टू 15.4 सेंटीमीटर, EF का मान यहाँ पे दिया हुआ 15.4 सेंटीमीटर, तो हम लोग को BC ज्ञात करना है यानी BC इक्वल टू व्हाट, हम लोग को BC निकालना। तो आइए हम लोग देखते हैं। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल दिया हुआ, त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल यहाँ पर दिया हुआ। हम लोग इसे सॉल्व कैसे करेंगे, तो सबसे पहले हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे कि एरिया यानी क्षेत्रफल त्रिभुज DEF बाय में लिखेंगे क्या, एरिया यानी क्षेत्रफल, सॉरी DF नहीं होगा यहाँ पे, ABC पहले ले लेंगे हम लोग, क्या लेंगे ABC पहले ले लेते हैं ABC, एरिया यहाँ पे ले लेते हैं क्या, ट्रायंगल यानी त्रिभुज DEF। अब देखिए यहाँ पे हम लोग का क्या दिया हुआ कि एरिया जो है त्रिभुज ABC और एरिया यानी क्षेत्रफल त्रिभुज DEF इक्वल टू हम लोग का यहाँ पे दिया हुआ ऐसा दोस्तों BC, यानी यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि त्रिभुज ABC का जो बेस है वो हो गया BC यानी BC का स्क्वायर, और हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि जिस तरह से त्रिभुज ABC का BC हो गया बेस यानी हम लोग का आधार, ठीक उसी प्रकार त्रिभुज DEF का ये बेस हो जाएगा यानी EF, क्या हो जाएगा दोस्तों EF। हम लोग क्या करते हैं, इसको स्क्वायर कर लेते हैं। अब हम लोग आते हैं कि एरिया यानी क्षेत्रफल जो है त्रिभुज ABC का कितना दिया हुआ, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल हम लोग का दिया हुआ 64 और एरिया यानी क्षेत्रफल DF इसका हम लोग का क्षेत्रफल दिया हुआ 121, ठीक है दोस्तों, इक्वल टू यहाँ पे BC बाय EF, तो BC की जगह कुछ है नहीं, BC को ही निकालना, तो BC का BC हो जाएगा दोस्तों EF के जगह हम लोग का कुछ दिया हुआ वो क्या है 15.4, इसका हम लोग क्या कर देंगे स्क्वायर। अब यहाँ पे आते हैं हम लोग आगे, 64 को हम लोग लिख सकते हैं दोस्तों 8 का स्क्वायर और इसको लिख सकते हैं 11 यानी 8/11 का स्क्वायर लिख सकते हैं, और यहाँ पे ऑलरेडी हम लोग का देखिए दिया हुआ BC बाय 15.4 का होल स्क्वायर, BC बाय 15.4 का होल स्क्वायर। यहाँ पे ऐसा करते हैं दोनों का स्क्वायर को कटवा देते हैं, इधर हम लोग का बचेगा दोस्तों 8/11 इक्वल टू BC, तो BC को निकालना है, यहाँ पे दिया हुआ 15.4, हम लोग क्या करते हैं क्रॉस कर लेते हैं, 11 को BC से मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 BC इक्वल टू 8 को 15.4 से करेंगे तो 8 इंटू 15.4, BC का BC रहने दीजिए, 8 का 8 इंटू 15.4 का 15.4, नीचे डिवाइड में कौन आ जाएगा 11। अब इसको देखिए 11 का टेबल से ये तो कटेगा नहीं बट ये कट जाएगा, हम लोग ये 11 का टेबल से काटते हैं, 1 बार में 11 आएगा, यहाँ पे 15 है, 1 बार में 11 आ गया तो बचा यहाँ पे 4, पॉइंट था तो पॉइंट देंगे, यहाँ पे बचा 4 और 4 हो गया 44 यानी 4 बार में हो जाएगा 44, यानी 11 का टेबल 4 बार में 44 बोला जाए तो BC इक्वल टू 8 इंटू यहाँ पे हो जाएगा 1.4, BC इक्वल टू अगर हम लोग इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे 14 8 112 यानी 14 8 112 आता है, जिसको हम लोग एक अंक के बाद पॉइंट है तो एक अंक के बाद हम लोग पॉइंट दे सकते हैं, BC इक्वल टू हमारा आ जाएगा 11.2 सेंटीमीटर, ये हमारा आंसर होगा। एक बार और आप लोग देख लीजिए, ठीक है, ज्यादा वेस्ट होगा समझ में आएगा। यहाँ पे हम लोग का जो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल दिया हुआ 64 सेंटीमीटर स्क्वायर और त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल दिया हुआ 121 सेंटीमीटर स्क्वायर, लेकिन यहाँ पे जो त्रिभुज DEF का जो आपका ये है आधार है बेस है, ठीक है, उसका मान दिया हुआ 15.4 सेंटीमीटर, लेकिन BC का यानी आधार का मान जो है ABC में BC का जो आधार है उसी को हम लोग क्या करना निकालना। तो हम लोग कुछ नहीं किया अपने मन से, जो यहाँ पे एरिया यानी क्षेत्रफल त्रिभुज ABC का बटे में क्षेत्रफल त्रिभुज DEF का, बस ये दोनों को डिवाइड कर दिए है ना। तो इसका जो हमको जिसका मान दिया हुआ था उसको नीचे लिखे यानी DEF के सामने, और ABC के सामने जिसका मान हम लोग को निकालना BC का आधार का, यानी यहाँ पे लिख दिए, यानी लिखे BC बटा EF का स्क्वायर।
अब देखिए त्रिभुज एबीसी का, यानी इसका क्षेत्रफल का मान दिया हुआ 64, इसका दिया हुआ था 1 to 1 यानी 121। यहाँ पे देखिए बीसी बटे ईएफ का स्क्वायर है, बीसी की जगह जो हम लोग को निकालना तो बीसी का बीसी और ईएफ यानी ईएफ का मान हम लोग का दिया होता 15.4, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। 64 को हम लोग तोड़ सकते हैं 8 का स्क्वायर में, 121 को तोड़ सकते हैं 11 का स्क्वायर, है ना। और इधर ऑलरेडी हम लोग का बीसी बाई 15.4 का स्क्वायर था, स्क्वायर स्क्वायर हट गया। अब हम लोग का जो बचा है ना वो देखिए क्या बचा कि 8/11 इक्वल टू बीसी बाई 15.4। हम लोग यहाँ से क्रॉस करेंगे, 11 को बीसी से करेंगे 11 बीसी इक्वल टू 8 को 15.4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 इंटू 15.4, बीसी का बीसी हो जाएगा, यहाँ पे 8 इंटू 15.4 हो जाएगा दोस्तों, 11 आ जाएगा नीचे, 1 बार में 11 बचा 4 4 44, 11 4 जा 44, बीसी इक्वल टू 8 इंटू 1.4, बीसी इक्वल टू 8 इंटू 1.4, तो बीसी को जैसे इसे इंटू करेंगे 14 8 जा 112 होता है, 1 डिजिट के बाद पॉइंट है तो हम लोग 1 डिजिट के बाद क्या दे दिए, पॉइंट दे दिया, यानी बीसी इक्वल टू आ गया 11.2 सेंटीमीटर। थैंक यू। 5 और -2,9 से समदूरस्थ है, मतलब दो बिंदु हम लोग का दिया हुआ, पहला बिंदु दूसरा बिंदु, लेकिन बिंदु का नाम नहीं है, जो हम लोग मान लेते हैं ए बिंदु, यानी ए बिंदु को 2,-5 से दर्शा सकते हैं, बी बिंदु को -2,9 से हम लोग दर्शा सकते हैं, यानी यहाँ पे बैठा सकते हैं। अब यहाँ पे दिया हुआ P है ना, यहाँ पे क्या दिया हुआ P, तो x अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात करें जो बिंदु 2,-5 और -2,9 से समदूरस्थ हो। इसका अर्थ यह है कि जो भी बिंदु मानेंगे है ना वो लेफ्ट और राइट दोनों बिंदुओं की ओर, जो हम लोग ए और बी बिंदु माने दोनों से वो बीच में होना चाहिए, दोनों का दूरी समदूरस्थ, सम माने बराबर और दूरस्थ मतलब दूरी, यानी बराबर दूरी होना चाहिए। तो P को हम लोग ऐसा करते हैं x, 0 मान लेते हैं, क्योंकि x अक्ष का बात कर रहा तो x के घर पे x ही होगा और y के घर में हम लोग क्या लेंगे 0। अगर y अक्ष का बात करता तो x के घर में 0 मानते हैं और y अक्ष की जगह क्या होता y ही होता, लेकिन यहाँ पे x अक्ष का बात कर रहा तो x की जगह x और y की जगह हो जाएगा 0, है ना। यानी इस बिंदु को हम लोग क्या क्या मान लिए, P को x, 0। तो आइए इसको अब हम लोग सॉल्व करते हैं। तो जब समदूरस्थ बोल रहा तो ऐसा करते हैं, इधर से ले लेते पी ए और इधर से ले लेंगे पी बी, यानी यहाँ पे लिखेंगे चूंकि पी ए इजकल टू हम लोग बोल सकते क्या पी बी, क्या बोलेंगे दोस्तों पी ए इजकल टू पी बी, इसी को हम लोग बढ़ाएंगे, यानी कि पी ए का स्क्वायर इजकल टू हो जाएगा दोस्तों क्या पी बी का स्क्वायर, दोनों तरफ वर्ग करने पर। अब देखिए पी ए यानी इसका हम लोग फॉर्मूला यानी दूरी सूत्र से आते हैं x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये पी ए का ले लिए, P और A बिंदु का x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर दोस्तों इजकल टू का इजकल टू, ये था हम लोग का पी ए का यानी P और A बिंदु का। अब जिस तरह से पी ए की जगह हम लोग पी बी लिए थे ठीक उसी प्रकार इधर आते हैं यानी पी बी, तो इधर भी सेम फॉर्मूला होगा दोस्तों, दूरी सूत्र x2 माइनस क्या x1 का होल स्क्वायर है ना प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये था पी ए का फॉर्मूला। अब हम लोग पीबी में आएंगे तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर दोस्तों। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, x2 और x1, यहाँ पे सवाल उठता है कि x2 और x1 किसको मानेंगे, तो यहाँ पे जरा गौर कीजिएगा, जब P और A बिंदु का बात करेंगे तो सिर्फ P और A के पास जाएंगे, B बिंदु का भी फिलहाल हम लोग का कोई काम नहीं है, यानी कि P और A, या P A का बात कर रहा था तो P और A के पास पहुंचेंगे। सबसे पहले P है तो P के घर में जाएंगे, इसको मानेंगे x1 तो इसको मानेंगे x2, इसको मानेंगे y1 तो इसको क्या मानेंगे दोस्तों y2, ठीक है, यानी x1 x2 y1 y2, x1 x2 y1 y2, ये किसका था तो P A का यानी P A बिंदु का था, इस फॉर्मूला पे हम लोग पुट करेंगे है ना। तो अब हम लोग देखिए x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, तो x2 के पास पहुंचेंगे जहां पे 2 है माइनस x1 की जगह क्या है x है दोस्तों, स्क्वायर का स्क्वायर दे देंगे प्लस का प्लस है ना, y2 माइनस y1, तो y2 की जगह कितना है दोस्तों -5 माइनस का माइनस y1 की जगह कितना है 0 है, यानी हम लोग क्या किए इसको फॉर्मूला में पुट कर लिए। अब नेक्स्ट फॉर्मूला में हम लोग आते हैं, यहाँ पे क्या देखिए कि x2 माइनस x1 यानी x2 की जगह दोबारा हम लोग आते हैं, x2 की जगह 2 था 2 माइनस x1 की जगह x था तो x का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, y2 की जगह जो है -5 है
माइनस का माइनस y1 की जगह कितना था दोस्तों 0, इसका स्क्वायर था तो स्क्वायर कर दिया, इक्वल टू का इक्वल टू। अब हम लोग नेक्स्ट में आते हैं, पुट करेंगे है ना, x2 माइनस x1, यानी कि इसमें भी सेम फॉर्मूला, इसमें भी क्या है दोस्तों, सेम फॉर्मूला है। तो इसमें सेम फॉर्मूला है, तो यहाँ पे हम लोग बात कर रहे थे पीबी का, किसका बात कर रहे थे दोस्तों, पीबी का। तो P और B बिंदु को देखेंगे है ना। अब A बिंदु का हमारा कोई काम नहीं है, यानी P और B, तो इसको x1 मानेंगे तो इसको क्या मानना पड़ेगा दोस्तों, x2, इसको y1 तो इसको y2, यानी कि अब हम लोग दोबारा पुट करेंगे। x2 का बात कर रहा था, तो x2 के पास है हम लोग का -2 है ना, माइनस x1 की जगह क्या है x, इसका स्क्वायर हो जाएगा प्लस का प्लस, y2 माइनस y1, तो y2 की जगह हम लोग का है 9 माइनस का माइनस y1 का होल स्क्वायर, यानी y1 की जगह है 0 का होल स्क्वायर। अब हम लोग आगे आते, देखिए इसको हम लोग a माइनस बी का होल स्क्वायर में तोड़ेंगे, इसको मान लेंगे a और इसको मान लेंगे b। तो बचपन में हम लोग पढ़े हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर, इस रूप में तोड़ेंगे यानी a का स्क्वायर, तो a मानेंगे 2 को, तो 2 का क्या हो जाएगा स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab, यानी माइनस का माइनस 2 का 2, a की जगह हम लोग का है 2 इंटू b, देखिए b की जगह कितना है x, यानी a का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, तो b की जगह x है यानी x का स्क्वायर। ये फॉर्मूला में टूट गया दोस्तों। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, यानी प्लस का प्लस है, -5 को -0 के साथ जोड़िए या घटाइए कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी -5 को -0 के साथ घटाएंगे है ना, तो -5 ही आएगा, और -5 का जब स्क्वायर करेंगे तो आएगा +5 25, यानी 25, -5 का स्क्वायर करने पे कितना आ जाएगा, यानी माइनस इंटू माइनस हो जाएगा प्लस, 5 को 5 से करेंगे तो आएगा 25 इक्वल टू। फिर हम लोग अगला स्टेप में आगे बढ़ते हैं, इक्वल टू के बाद इसको दोबारा उसी तरह ठीक जिस तरह से यहाँ पे माने थे हम लोग, इसको मानेंगे a और इसको मानेंगे दोस्तों क्या b, a का स्क्वायर मतलब -2 का क्या हो जाएगा स्क्वायर, माइनस देने पे हम लोग क्या देते हैं ब्रैकेट देते हैं, तो आप लोगों को पता ही होगा, a का स्क्वायर -2ab, तो 2 का 2 a की जगह हो जाएगा हम लोग का क्या -2 इंटू b की जगह क्या है x प्लस b स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर हो जाएगा दोस्तों। अब देखिए यहाँ पे प्लस का प्लस, 9 से 0 घटाएंगे तो 9 ही आएगा, 9 का स्क्वायर करेंगे तो 9 9 81, यानी यहाँ पे हम लोग मिटा देते हैं जो a और b हम लोग माने थे। आगे देखते रहिए समझते रहिए है ना, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 माइनस 2 2 हो जाएगा 4x, प्लस का प्लस दोस्तों x स्क्वायर का x स्क्वायर प्लस 25 का 25 इक्वल टू -2 का स्क्वायर करेंगे तो माइनस इंटू माइनस, 2 को 2 बार लिखेंगे तो 2 2 कितना आ जाएगा 4, यानी +4, माइनस इंटू माइनस यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, माइनस इंटू माइनस हो जाएगा प्लस, 2 2 4, साथ में x को इंटू करेंगे तो आ जाएगा 4x, प्लस ऑलरेडी यहाँ पे x का स्क्वायर था और प्लस में कौन था 81। अब देखिए बीच में इक्वल टू है, बीच में इक्वल टू रहने का अर्थ है दोनों तरफ बराबर, हम लोग जो है सेम साइन वाला को काट सकते हैं, तो यहाँ पे 4 और 4 कट जाएगा, यहाँ पे x स्क्वायर और x स्क्वायर कट जाएगा दोस्तों, यहाँ पे -4x है यहाँ पे +4x है, इक्वल टू रहने पे सेम साइन वाला कटेगा, लेकिन अगर इक्वल टू नहीं रहता है तो अदर साइन वाला कट सकता था, लेकिन यहाँ पे इक्वल टू है इस वजह से -4x +4x नहीं कटने वाला। तो हम लोग ऐसा करते हैं, ये -4x को यहाँ पे लिख लेते हैं, -4x का -4x, ये x है ये x है, एक काम करते हैं इसको उठा के इस पर ले आते हैं तो साइन चेंज हो गया, यानी +4x की जगह हो जाएगा -4x इक्वल टू का इक्वल टू। अब देखिए इक्वल टू के जस्ट उस पर 81 है ना, अब +25 को उधर ले जाएंगे तो हो जाएगा -25, यानी -4x दोनों का साइन एक है तो पहले ऐड होगा और साइन माइनस का ही रहेगा, यानी -8x इक्वल टू 81 से 25 घटेगा तो आएगा 56। एक बार देख लेते हैं, इससे कैरी लेंगे 1 1 से 5 गया तो 6, 11 से 5 गया तो 6, या बचा 7, 7 से 2 गया तो 5, यानी 56 आया। x का x रहने दीजिए, माइनस को साइन को उधर भेज दे हो जाएगा -56, 8 आ जाएगा नीचे, इसको कट करेंगे दोस्तों कितने बार में 7 बार में, यानी x इक्वल टू क्या है हम लोग का -7। अब देखिए हम लोग बिंदु को क्या माने थे p है ना, हम लोग बिंदु को क्या माने थे p का माने थे x, 0, यानी हम लोग बिंदु का मान जो था वो था p माने थे, जिसके जगह लिए थे x, 0। तो ऐसा करते हैं हम लोग का, देखिए x यानी x के स्थान पे कितना आया -7 और 0 का 0 ही रह जाएगा, यानी कि हम लोग जो बिंदु p माने थे उसका हम लोग का मान आया -7, 0। थैंक यू।